शहरा आफाक मुसन्निफ़ इम्तियाज़ कुल्यानवी की मशहूर ज़माना आप बीती इम्तियाज़नामा अब आप सुन सकेंगे ऑडियो लाइब्रेरी में। पार्ट 63 तेरी काते आमद। फरवरी सन 2000 को मैं मैलान से तेरी काते शिफ्ट हो गया। ये सूबा प्यूमॉन्टी का एक छोटा सा टाउन था जिसकी आबादी 22,000 के करीब थी। ये टाउन नौरा से 8 किलोमीटर और मैलान से 45 किलोमीटर के फासले पर था। यहाँ पर मेरा पड़ाव ट्रेन स्टेशन के नज़दीक लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले शाहिद काज़मी के घर पर था। आया तो मैं इनके पास सिर्फ एक रात ठहरने के लिए था, मगर हम दोनों एक दूसरे को इतने ज़्यादा पसंद आए कि मैंने यहाँ पर ही मुस्तकिल क़याम करने का प्रोग्राम बना लिया। और फिर मेरी ज़िंदगी के अगले 15 साल तेरी काते में ही गुज़रे। इस शहर से मेरी बेशुमार यादें जुड़ी हैं जिन्हें शुमार करना भी मुमकिन नहीं। फिर भी याददाश्त के सहारे चंद वाक़यात लिखने की कोशिश की है। यकीनन काफ़ी सारी बातें रह भी जाएंगी। शाहिद काज़मी, जो कि काज़मी साहब के नाम से जाने जाते थे, इनके साथ मलिक रज़ाक साहब भी रहते थे। जल्द ही हम तीनों में गहरी दोस्ती हो गई। काज़मी साहब का ताल्लुक़ लाहौर से था, जबकि मलिक रज़ाक साहब का ताल्लुक़ सियालकोट से था। मलिक साहब बड़ी सादा तबीयत के बंदे थे। इन दोनों का मुझे अपने साथ रखने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है, जो कि सालों बाद मुझे पता चला। वाक़या कुछ यूँ है कि जब मैं इन दोनों के पास आया, ये इन दिनों किसी बंदे की तलाश में थे जिसे अपने साथ रख सकें, क्योंकि 3 कमरों का मकान इन दोनों के लिए खासा बड़ा था। मगर मसला ये था कि वो लोग किसी ऐरे गैरे को साथ रखने के लिए तैयार न थे। इन्हें कोई सुलझा हुआ और अच्छा बंदा चाहिए था। मेरी बातचीत से मुतासिर होकर काज़मी साहब ने मेरा फ़ाइनल टेस्ट लेने का प्रोग्राम बनाया। काज़मी साहब ने मलिक साहब से कहा, रात के खाने में आपने मुर्गी बनानी है और सारी बोटियां मेरी और अपनी प्लेट में डाल देनी है। इम्तियाज़ साहब की प्लेट में एक आधी हड्डी वाली बोटी डालनी है और फिर खाना खाते हुए इनके चेहरे पर नज़र रखनी है। अगर तो वो रवानी से बातचीत करते हुए खाना खाते रहे तो इसका मतलब है बंदा आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन अगर इनका मुंह बन जाए और बंदा मूड ख़राब कर ले तो इसका मतलब है कि बंदा चवल है और हमारे साथ नहीं चल सकता। मलिक साहब ने ऐसा ही किया। ये वाक़या मुझे 2 साल बाद मलिक साहब ने ही बताया। यकीन करें, ये सुनकर मेरे तन बदन में तो आग लग गई। बहरहाल मैंने ज़ब्त से काम लेकर अपने गुस्से को कंट्रोल किया और मलिक साहब से पूछा, फिर इस दिन मेरा रवैया कैसा था, क्योंकि मुझे तो ये याद भी नहीं था कि इस रात कौन सी डिश तैयार की गई थी। मलिक साहब ने बताया कि हम दोनों बगौर आपके चेहरे का जायज़ा लेते रहे, मगर आपने ना मेरी प्लेट की तरफ देखा और ना काज़मी साहब की प्लेट की तरफ। आप बातें करते रहे और सुकून से खाना खाते रहे। इसके बाद ही हम लोगों ने फ़ैसला किया कि ऐसे ख़ानदानी बंदे को हाथ से जाने नहीं देना। मैंने कहा, हैरत है, मेरा इम्तिहान होता रहा और मुझे ख़बर भी ना हुई। खैर, मैंने भी उधार चुकाने का फ़ैसला कर लिया और इन दोनों की तरकीब इन्हीं पर आजमाई। रिज़ल्ट क्या निकला ये मैं नहीं बताऊंगा। मेरी कोशिश यही थी कि मैं जल्द अज जल्द कोई काम तलाश कर लूं, ताकि एक तो माशी तौर पर थोड़ा सा आसूदा हो जाऊं, कुछ रकम घर भेजूं और दूसरा मेरा परमिट ऑफ स्टे की भी तजदीद हो जाए, जो कि जुलाई में ख़त्म हो रहा था। मलिक साहब और काज़मी साहब एक अमेरिकन कंपनी कोलंबियन कार्बन में काम कर रहे थे। वहाँ एक बंदा 25 दिन के लिए छुट्टी पर गया तो इसकी जगह मुझे काम मिला।
मगर जब वो वापस आया तो मैं फिर से बेरोज़गार हो गया। कोलंबियन कार्बन नामी कंपनी में जब मैं पहले दिन काम के लिए गया तो वो वाक़या भी बयान करता चलूँ। पहले दिन मैं इन लोगों के साथ ही काम पर गया। हम तीनों किसी इटालियन की गाड़ी में बैठकर गए। फैक्ट्री के अंदर कार्बन बनती थी। फैक्ट्री में दाखिल होते ही एक मखसूस जगह पर कपड़े तब्दील करके कंपनी की तरफ से दी जाने वाली डांगरी पहनना पड़ती थी। वजह ये थी कि फैक्ट्री के अंदर उड़ने वाली कालक की वजह से चंद मिनट के बाद एक दूसरे को पहचानना मुश्किल हो जाता था। डांगरी पर लिखे नंबर की वजह से ही बंदे की पहचान मुमकिन होती थी। फैक्ट्री के अंदर मेरा काम इन दोनों मलिक साहब और काज़मी साहब से मुख्तलिफ किसी दूसरे शोबे में था। मैं वहाँ पर चला गया। शाम 5 बजे जब छुट्टी करने लगे तो इंचार्ज कहने लगा, तुम 2 घंटे और रुक जाओ, थोड़ा सा काम और करना है। वर्कर वैसे तो ओवर टाइम खुशी से करते हैं, मगर मेरा मसला ये था कि मेरे पास घर वापस जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी। और हकीकत पूछे तो मुझे ये भी नहीं पता था कि जिस फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ वो कहाँ पर वाक़ है और मेरी रिहाइश किस तरफ है। मैंने इंचार्ज को ये बात बताई तो वो बोला, कोई बात नहीं, फलां बंदा भी 7 बजे छुट्टी करेगा, वो तुम्हें ले जाएगा। फिर वो क्या करते हैं कि नौकरी की ते नखरा की। सर झुकाकर काम पर चला गया। इंचार्ज खुद तो 5 बजे छुट्टी करके चला गया, मगर जो काम मुझे बताकर गया इसको ख़त्म करते करते 9 बज गए। एक तो काम का पहला दिन था, ऊपर से 13 घंटे की शिफ्ट। मेरा तो मारे थकन के बुरा हाल था। फिर खुदा खुदा करके काम ख़त्म किया, मगर जब कमरे से बाहर निकल कर देखा तो पूरी फैक्ट्री में हू का आलम था। इधर उधर देखा, मगर इतनी बड़ी फैक्ट्री में कोई ज़ीरू नज़र न आया। यही सोचते सोचते कि मैं अपनी रिहाइशगाह पर कैसे पहुंचूंगा, मैं गुसल खानों की तरफ चला गया। कालक और थकन की वजह से ख़ुद को पहचानना मुश्किल हो रहा था। गुसल करके मैंने वही कपड़े पहने जो पहनकर घर से आया था। फिर कार्ड पंच करके फैक्ट्री में दाखिल होते वक्त और निकलते वक्त कार्ड को मशीन में डाला जाता था ताकि आने जाने का टाइम नोट हो जाए। मेन गेट की तरफ चल पड़ा कि शायद कोई बंदा बशर मुझे नज़र आ जाए, मगर वहाँ पर भी कोई बंदा नहीं था। 10-15 मिनट इधर उधर घूमता रहा कि शायद कोई बंदा नज़र आ जाए, मगर बेसोध। फिर मैंने सोचा चलो फैक्ट्री से बाहर निकल कर देखते हैं, शायद वो बंदा जिसने मुझे साथ लेकर जाना था बाहर मेरा इंतज़ार कर रहा हो। फैक्ट्री का मेन गेट एक बटन दबाने से खुल गया और मैं फैक्ट्री से बाहर आ गया। इससे पहले कि बाहर किसी बंदे को तलाश कर पाता और ख़ुद को संभालता, ऑटोमेटिक गेट खुद ब खुद बंद हो गया। रात के तकरीबन 10 बज चुके थे, सर्दी भी ज़ोरों पर थी और मैं एक वीरान जगह पर खड़ा था। थकन का हाल तो ऐसा था कि एक कदम उठाना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो सिवाय चंद फैक्ट्रियों के और कोई आबादी न थी। काफ़ी देर इस वीरान सड़क पर खड़ा होकर सोचता रहा कि किस तरफ जाना है, मगर फैसला नहीं कर पा रहा था कि किस तरफ जाना है। आखिरकार दुरूद शरीफ पढ़ा और अल्लाह का नाम लेकर एक तरफ चल पड़ा। दूर दूर तक कोई आबादी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने सड़क के किनारे किनारे एक सिम्त पर चलना शुरू कर दिया। सड़क थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। चलते चलते मुझे ऐसा लगा जैसे मैं नींद में चल रहा हूँ। पता नहीं मैं कितनी देर तक चलता रहा, 1 घंटा या शायद 1 महीना, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। चलते चलते अचानक मेरे जहन में ख़याल आया, खुदा जाने मैं तरीक़ाते की तरफ जा रहा हूँ या इसके मुखालिफ सिमत में। ये ख़याल आते ही मेरी हिम्मत जवाब देने लगी, मगर मुझे चलना तो था ही और मैंने यही फ़ैसला किया कि इसी सिमत में चलता रहूँगा, कहीं ना कहीं तो पहुँच जाऊँगा।
मुझे रह रहकर काज़मी साहब पर गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने मुझे मोबाइल फ़ोन भी लाने नहीं दिया था कि नया फ़ोन है, कार्बन की वजह से ख़राब हो जाएगा। चलते चलते मेरी ये हालत हो गई थी कि अब अगर गिरा, अब गिरा कि तब गिरा। मैं खुद ही अपनी हिम्मत बंधाते चलता रहा। थोड़ी दूर जाकर सड़क ने जैसे ही मोड़ लिया, मुझे सामने किसी आबादी की रोशनियां नज़र आने लगीं। मुझे तो यूं लगा जैसे मेरे मुर्दा बदन में जान आ गई हो। मैं अपनी बची कुछ ही हिम्मत को इकट्ठा करके पूरी ताकत से रोशनियों की तरफ चल पड़ा। मैंने सड़क वाला रास्ता छोड़ दिया और झाड़ियों के बीच में से रास्ता बनाते हुए आबादी की तरफ जाने लगा। थोड़ी देर मज़ीद चलने के बाद ही मुझे एक घर नज़र आया। मैं फ़ौरन इसके गेट तक पहुंचा और ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगा। दरअसल मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि मैं किस जगह पर हूँ और मेरी रिहाइश यहाँ से कितनी दूर है। काफ़ी देर तक खटखटाने के बाद भी किसी शख्स ने दरवाज़ा ना खोला। शायद मकीनों तक गेट खटखटाने की आवाज़ भी ना जाती हो, क्योंकि गेट रिहाइश से खासा दूर था। मैंने गौर किया तो बड़े गेट के साथ ही एक छोटा गेट भी मौजूद था, जिसे खोलकर अंदर जाया जा सकता था। मजबूरन मैंने फ़ैसला किया कि मैं छोटे गेट से घर के अंदर दाखिल होता हूँ। फिर फ़ौरन मेरे जहन में ये ख्याल आया कि आबादी से बाहर बने घरों में अमूमन लोगों ने खूनख्वार कुत्ते पाल रखे होते हैं, और अगर कुत्ता ना भी हुआ तो मालिक मकान ही कोई चोर उचक्का समझकर मुझे गोली भी मार सकता है। ये सोचकर मेरे कदम रुक गए और मैंने बड़ा गेट मज़ीद ताकत से खटखटाना शुरू कर दिया, मगर फिर भी कोई बाहर ना निकला। मैंने दाएं बाएं नज़रें दौड़ाईं तो अगला घर खासे फासले पर था, जहां तक जाने की मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मजबूरन मैंने अंदर जाने का फ़ैसला किया। पहले दुरूद शरीफ पढ़ा, फिर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और रब से मदद की दरख्वास्त की, और ये भी कहा कि ए अल्लाह, अगर मेरी मौत इसी जगह लिखी है तो मुझे बख्श देना और मेरी लाश को मेरे वालिदैन और बहन भाइयों तक पहुंचा देना। अब मैंने फ़ैसला कर ही लिया था कि चाहे मुझे कुत्ता काटे या गोली लगे, मैंने अंदर दाखिल होकर इनका दरवाज़ा खटखटाना है। अल्लाह का नाम लेकर मैं अंदर दाखिल हो गया। अहाते के अंदर जाकर मैंने देखा वहाँ एक कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने इसी कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। दूसरी दस्तक पर ही मेरी उम्र के एक शख्स ने दरवाज़ा खोला। सबसे पहले तो मैं इसे बेवक्त डिस्टर्ब करने की माजरत चाही, फिर उसे सारी रुदात सुनाई कि आज फैक्ट्री में मेरा पहला दिन था और मुझे ओवर टाइम के लिए रुकना पड़ा। जब मैंने छुट्टी की तो सब जा चुके थे। मैं अंदाजे से एक सिम चल पड़ा। मुझे तो ये भी याद पता नहीं कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। वैसे मेरी रिहाइश तरीकाते में ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल करीब है। इस भले मानस ने मेरी बात न सिर्फ तवज्जो से सुनी, बल्कि इस पर फ़ौरन यकीन भी कर लिया और फिर मुझे बताने लगा कि खुशकिस्मती से तुम ठीक सिमत में सफ़र करते रहे हो और अब तरीकाते में ही हो और ट्रेन स्टेशन से बस 1-1.5 किलोमीटर ही दूर हो। इसकी बातें सुनकर जहाँ मुझे खुशी हुई, वहीं 1-1.5 किलोमीटर का सुनकर मेरा दिल डूबने लगा और फिर एक बार अल्लाह से दुआ की कि ए मेरे रब, मेरी मदद फरमा। इस शख्स ने पहले तो मुझे रास्ता समझाने की कोशिश की, फिर शायद बल्कि यकीनन मेरी दुआ कबूल हो गई और इस अजनबी के दिल में रब ने ये बात डाली और वो अपनी अधूरी बात छोड़कर बोला, तुम इंतज़ार करो, मैं गाड़ी निकाल कर तुम्हें छोड़ आता हूँ। इस शख्स के मुंह से ये फ़िक्रा सुनकर मैंने अल्लाह का और इस बंदे का शुक्रिया अदा किया। इस तरह तकरीबन 12 बजे मैं वापस अपनी रिहाइशगाह पर पहुंचा। तरीकाते में पक्की नौकरी का बंदोबस्त नहीं हो रहा था और इतनी देर में
बिल्ज़ानो इटली का एक और शहर से एक बंदे ने राब्ता किया कि आप यहाँ आ जाएं। मैंने फ़ौरन हामी भर ली और जाने की तैयारी शुरू कर दी। मगर जब मलिक साहब को मेरे जाने का पता चला तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया और साफ लफ्ज़ों में कहा, मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। मैंने मलिक रज़ाक को बताया कि यहाँ नौकरी का मसला है, मेरा जाना ज़रूरी है। ये बात सुनकर मलिक साहब अपने कमरे में गए और बैंक कार्ड निकालकर मेरे हाथ में रखते हुए बोले, भाई, ज़िंदगी में पहली बार ऐसा जीदार बंदा वजह मिला है। इसकी वजह 2-3 वाक़यात हैं जो मैं बयान नहीं कर रहा, जिसे दिल ने भाई माना है। मैं तो कभी भी किसी वक्त किसी कीमत पर भी आपको जाने नहीं दूंगा। ये मेरा बैंक कार्ड है। मेरी हर माह 1300-1400 यूरो तनख्वाह इस बैंक में आती है, जिसे आप जहाँ चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने माँ बाप की औलाद नहीं, अगर मैं ज़िंदगी में कभी भी आपसे हिसाब मांगूँ। ये बातें करते हुए मलिक साहब की आंखें आंसुओं से भर गईं। इस चंद मिनट के वाक़ये ने मेरा मलिक साहब के साथ ऐसा गहरा ताल्लुक़ जोड़ दिया जो आज तक कायम है। बाद में अल्लाह के फ़ज़ल से दुकानें ख़रीदी, मकान ख़रीदे, कारोबार किया, अलगर्ज़ जो भी काम किया मलिक साहब को साथ रखा, बल्कि इन्हें मुक़द्दम रखा। माशाअल्लाह आज भी इटली के शहर तिरिकाते में मलिक साहब के 6 ज़ाती मकान हैं। इनकी फैमिली इटली आने के बाद भी हम इकट्ठे ही रहे। हमारे जानने वाले हैरानों परेशान होते थे कि जहाँ 2 सगे भाई चंद माह साथ नहीं रह सकते, वहाँ इन दोनों की फैमिलियाँ इकट्ठे खुश खुर्रम कैसे ज़िंदगी गुजार रही हैं। इसके अलावा सैयद तारिक हुसैन का भी ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। सैयद तारिक हुसैन गुजरात के इलाके केरांवाला के रहने वाले हैं। इनसे एहतराम व मोहब्बत का ताल्लुक़ है, जो सन 2001 में बना था और आज भी कायम है। मैंने ज़िंदगी में तारिक हुसैन जैसे बंदे कम देखे हैं, जो जान अनजान हर बंदे की मदद करने के लिए हमावक्त तैयार रहते हैं। मैंने सैयद तारिक को हमेशा अपने छोटे भाइयों की तरह समझा और तारिक ने भी हमेशा मुझे बड़े भाई वाला एहतराम दिया है। ज़िंदगी के हर मुश्किल वक्त में सैयद तारिक हुसैन को मैंने अपने साथ खड़ा पाया है। पार्ट 64 इटालियन लड़के की पेंटिंग। तिरिकाते में मुझे दूसरी नौकरी एक केमिकल फैक्ट्री में मिली। वहाँ पर 2 शिफ्टों में काम होता था। एक शिफ्ट सुबह 6 बजे शुरू होती थी और 2 बजे ख़त्म होती थी, और दूसरी 2 बजे शुरू होकर रात 10 बजे ख़त्म होती थी। तमाम इटालियन लोग सुबह वाली शिफ्ट में काम करना पसंद करते थे, जबकि मुझे 2 बजे वाली शिफ्ट पसंद थी, क्योंकि सुबह बग़ैर अलार्म के उठने की अय्याशी इसी शिफ्ट में थी। ये नौकरी मुझे इस वक्त मिली थी जब मुझे वर्क परमिट की तजदीद के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट की अशद ज़रूरत थी। 3 महीने के इस काम के दौरान में 2 वाक़यात बड़े दिलचस्प पेश आए, इसलिए दोनों वाक़यात को इम्तियाज़नामा का हिस्सा बना रहा हूँ। शुरू में मुझे 1 हफ़्ते के लिए ट्रायल पर रखा गया। काम के पहले दिन मुझे एक 19-20 साला इटालियन लड़के के साथ काम करना था। वो इंतहाई बदतमीज़ लड़का था। बात पर तंज करना और गैर मुल्कियों के लिए गंदी ज़बान इस्तेमाल करना इसका मामूल था। क्योंकि वो बात इशारों कनायों में करता था, इसलिए जवाब देने का मतलब आ बैल मुझे मार के मुतरादिफ था। इसलिए मैं इसके मुंह नहीं लगना चाहता था। इसके अलावा मुझे इस नौकरी की शिद्दत से ज़रूरत थी, क्योंकि मेरा वर्क परमिट ख़त्म होने वाला था। वो मेरे काम का तीसरा दिन था। पहले 2 दिन से वो लड़का बदतमीज़ी कर रहा था, मगर मैं नज़रअंदाज कर रहा था। मगर मेरे खामोश रहने का इस पर उल्टा असर हो रहा था। हर गुज़रते लम्हे के साथ इसकी बदतमीज़ी बढ़ती ही जा रही थी। 4 बजे के करीब काम से वक्फे के दौरान कॉफ़ी मशीन के पास बैठे हम कॉफ़ी पी रहे थे।
वो लड़का भी जूते उतारे टेबल पर बैठा था। ब्रेक ख़त्म होने के बाद मुझे कहने लगा, यूरोप में हर जगह गैर मुल्कियों को मैं यही नाम बताता रहा, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये लोग मजाक में गंदी ज़बान इस्तेमाल कर जाते हैं। मुझे मेरे जूते उठाकर दो। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए इतना कहा, तुम माजूर नहीं हो, खुद उठा लो। मगर वो भी माकूल बात सुनने वाला कहाँ था। फ़ौरन गुस्से से जवाब दिया कि मैं तुम्हारा इंचार्ज हूँ और इंचार्ज की हर बात मानना तुम्हारी ड्यूटी में शामिल है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाया और वहाँ से उठकर काम पर चला आया। थोड़ी देर बाद वो फिर बकवास करता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा, अगर तुम्हें यहाँ पर काम करना है तो मेरी हर बात माननी होगी, वरना मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूँगा। इस वक्त इस लड़के की बकवास और घटिया बातें सुनकर मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और मैंने सोचा, भाड़ में जाए नौकरी, अब इसको सबक सिखाना ज़रूरी हो गया है। मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो 4:30 हो चुके थे। 5 बजे 90% लोग छुट्टी कर जाते हैं। मैंने दिल में कहा कि 5 बजे के बाद इसका बंदोबस्त करता हूँ। तकरीबन 6 बजे के करीब वो फिर मेरे पास आया और कहने लगा, आखिरी बार तुम्हें समझा रहा हूँ कि मेरी हर बात माना करो, मुझे बॉस कहा करो। इटालियन ज़बान में बॉस के लिए कापो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। मैंने सर झुकाकर कहा, ठीक है बॉस, आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। मेरी ये बात सुनकर इसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट चमकने लगी। मैंने साथ ही कहा, बॉस, मुझे स्टोर से फ़लाँ केमिकल लेना है, मगर मुझे समझ नहीं आ रही, बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। दरअसल मैं उसे एक वीरान कमरे में ले जाकर सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि जहां हम काम कर रहे थे वहां पर इस वक्त भी इक्का दुक्का बंदों का आना जाना लगा हुआ था। वो गरूर के नशे में चूर मेरे आगे आगे चल पड़ा। मैंने जगह का इंतखाब काफ़ी सोच विचार के बाद किया था और इसकी तवाज़ो का इंतज़ाम भी पहले से कर रखा था। मेरे आगे चलता चलता वो पहले स्टोर में दाखिल हुआ। थोड़ा सा आगे हुआ, मैंने तेज़ी से कमरे में दाखिल होकर कमरा अंदर से बंद कर लिया और साथ ही पहले से रखा हुआ वाला बेसबॉल जैसा डंडा उठा लिया। अब इसे कुछ कुछ हालात की संगीनी का एहसास होने लगा। इसकी आंखों में खौफ साफ नज़र आ रहा था। फिर भी इसने बुझते दिए की तरह एक बार फड़फड़ाने की कोशिश की और बोला, कोई बदतमीज़ी ना करना, मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम्हें नौकरी से भी निकलवा सकता हूँ। मैंने पूरी ताकत से हाथ में पकड़ा डंडा इसकी तशरीफ पर मारा और साथ ही कहा, ऐसी की तैसी तेरी भी और इस नौकरी की भी। खुदा जाने इसे मेरी नौकरी में क्या नज़र आया, या फिर डंडे ने अपना काम दिखाया था कि वो फ़ौरन ही मिन्नतों पर आ गया और तरले करने लगा। मगर मैं भी ऐसे सस्ते में इसे कहाँ छोड़ने वाला था। 5-7 डंडे से इसे टिका के लगाए। वो लड़का जो थोड़ी देर पहले फन्ने खान बना हुआ था, अब हाथ जोड़ जोड़ कर माफ़िया मांग रहा था और साथ साथ रोए और चिल्लाए जा रहा था, बिल्कुल किसी प्राइमरी स्कूल के बच्चे की तरह। मैंने जी भरकर अपना गुस्सा निकाला और कई सज़ाएं भी दीं। जब मेरी सारी भड़ास निकल गई तो मैंने इससे कहा, मेरी बात गौर से सुनो, अगर तुमने मेरी शिकायत की तो मैं तुम्हें कत्ल करके इसी केमिकल में फेंक दूंगा। वो लड़का इस कदर दहशत ज़दा हो चुका था कि मुझे डर लगने लगा कहीं बेहोश ना हो जाए। मेरी धमकी सुनकर वो फ़ौरन बोला, कापो, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। मैंने गुस्से से कहा, अब खड़े हो जाओ, अपना हुलिया दुरुस्त करो। जब वो थोड़ा नॉर्मल हो गया तो मैंने कहा, अभी हम दोस्तों की तरह रहेंगे और मिलकर काम करेंगे। वो लड़का मेरे कदमों में गिरकर कहने लगा, नहीं नहीं, आज से तुम मेरे कापू हो
मैं तुम्हारा हर हुक्म मानूंगा। वैसे मेरा ख्याल था कि वो लड़का मेरी शिकायत ज़रूर करेगा, मगर दिल की भड़ास निकालने के बाद मैं हर तरह के हालात के लिए तैयार था। मगर वो कहते हैं कि बाज़ लोग सिर्फ लातों के भूत होते हैं। वो लड़का भी शायद वैसा ही था। इस वाक़े के बाद न सिर्फ ये कि इसने किसी से मेरी शिकायत नहीं की, बल्कि जब तक मैं काम करता रहा वो मुझे कापो ही कहकर मुखातिब करता रहा, और जब कभी इकट्ठे काम करना हो तो वो अपनी खुशी से 70% काम खुद करता रहा और मुझे कापो कहकर ही, और मुझे सिर्फ 30%। मराकश का एक बंदा जिसका नाम मजीद था, वो अक्सर मुझसे पूछता था कि अहमद, तुमने इसके साथ क्या किया है? मैं 2 साल से इसकी बदतमीज़ियाँ देख कर रहा हूँ, मगर आजकल तो ये तीर की तरह सीधा हो गया है। ख़ासकर जब तुम्हारे सामने होता है तो कुछ ज़्यादा ही बाअदब और फर्माबरदार होता है। मैंने मुस्कुराकर कहा, हर बंदे के लिए एक फ़ार्मूला होता है। अगर आप सही फ़ार्मूला इस्तेमाल करें तो किसी जानवर नुमा इंसान को भी काबू कर सकते हैं। वो फ़ार्मूला क्या है? मजीद के पूछने पर भी मैंने इसे नहीं बताया। दूसरा वाक़या मेरे काम शुरू करने से 1 हफ़्ते बाद पेश आया। इस फैक्ट्री में मुझे 1 हफ़्ते का काम करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसके बाद फैक्ट्री वालों ने ही इसे बढ़ाने या ख़त्म करने का फ़ैसला करना था। 1 हफ़्ते के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो मेरा काम करने का आखिरी दिन था। फैक्ट्री में सब लोग मेरे काम से खुश और मुतमईन थे। वो लड़का भी अब काफ़ी ताबेदार हो चुका था, इसलिए मुझे पूरा यकीन था कि मेरा काम करने का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया जाएगा, जिसकी बुनियाद पर मैं अपने वर्क परमिट की भी तजदीद करवा लूँगा। ये तकरीबन 3:30 बजे के करीब का वाक़या है। मैं केमिकल के एक कनस्तर से केमिकल फार्मूले के मुताबिक निकाल रहा था। केमिकल के चंद कतरे मेरे बाएं पांव पर पहने जूते पर गिर गए। वैसे तो वो जूते इस तरह से बनाए गए थे कि इन पर केमिकल का असर नहीं होता था, मगर केमिकल का कोई एक कतरा बिल्कुल इस जगह गिरा जहां तस्मा डालने के लिए सुराख बना होता है। चंद लम्हों में ही मुझे अपने पांव पर जलन महसूस हुई, मगर मैंने काम जारी रखा। थोड़ी देर बाद जलन ने शिद्दत इख्तियार कर ली। एक बार दिल में ख्याल आया कि इंचार्ज को बता दूं। फिर जहन में ये खौफ आ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरा काम का कॉन्ट्रैक्ट ही रिन्यू करने से इनकार कर दें। ये सोचकर मैं खामोश हो गया कि दर्द को बर्दाश्त करके काम करने लगा। कुछ देर और गुजरी तो दर्द ने मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर ली। इतनी देर में कॉफ़ी पीने का वक्फा हो गया। मैंने इस वक्फे को गनीमत जाना और एक जगह बैठ गया। दर्द की शिद्दत अब बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। मैं मजबूरन जूता और जुराबें उतारकर ज़ख्म देखने लगा। केमिकल के कतरे ने न सिर्फ जूते और जुराब में सुराख कर दिया था, बल्कि मेरे पाँव का गोश्त भी जला दिया था, और मेरे पाँव के ऊपर मकई के दाने के बराबर गड़ा साफ नज़र आ रहा था। मैंने टांगें लंबी करके दीवार के साथ टेक लगा ली। दर्द की शिद्दत इस कदर ज़्यादा थी कि मुझे चक्कर से महसूस होने लगे। तकलीफ़ की वजह से मेरी आंखें बंद होने लगी। मैंने दिल से दुआ की, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। मेरे अल्लाह ने फजल किया और मेरी पुकार फ़ौरन सुन ली। इतने में न जाने कहाँ से इंचार्ज मेरे सेक्शन में आ गया और मुझे इस तरह से बग़ैर जूते के बैठा देखकर पहले तो हैरान हुआ, मगर जब इसे पता चला कि मेरे पाँव पर केमिकल गिर गया है तो इसके औसान ख़ता हो गए। इसने भागकर दीवार पर लगा एमरजेंसी बटन दबा दिया। एमरजेंसी सायरन की वजह से 3 बंदे इसी वक्त आ गए। एक ने मेरे ज़ख्मों पर मरहम लगा दी, दूसरा मेरी दिलजोई करने और मुझे तसल्ली देने लगा, और तीसरे ने फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल कर दी।
थोड़ी देर बाद ही एम्बुलेंस आ गई और इंचार्ज मुझे इसमें डालकर नवारा के अस्पताल की तरफ रवाना हुआ। इंचार्ज बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछ रहा था, इस तकलीफ़ को तुमने इतनी देर तक क्यों और कैसे बर्दाश्त किया? जैसे ही ये केमिकल तुम्हारे पाँव पर गिरा था, तुम्हें फ़ौरन बताना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक केमिकल है और इस केमिकल की तकलीफ़ को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। जबकि मुझे अपनी तकलीफ़ और दर्द से इस बात की ज़्यादा फ़िक्र थी कि खुदा जाने अब फैक्ट्री वाले मेरा काम करने का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेंगे या नहीं। और यही बात मैं बार बार इंचार्ज से पूछ रहा था। वो हैरत से मेरी तरफ देख रहा था कि कैसा बंदा है जिसे अपनी जान से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट की फ़िक्र है। अब इस बेचारे को मैं क्या बताता कि वतन और अपनी मिट्टी को छोड़कर आने वालों को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये बात कोई मकामी बंदा कभी नहीं समझ सकता। अगर आप इस किताब को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से आप इस किताब को आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। शुक्रिया।